नमस्कार। आज की हमारी बातचीत का फोकस है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन। देखते हैं कि कैसे कुछ व्यापारियों के एक समूह ने यहाँ अपनी कहानी शुरू की। ये बात है 1599 की, जब मर्चेंट एडवेंचरर्स करके कुछ व्यापारी थे। उन्होंने सोचा कि पूरब के साथ व्यापार के लिए एक कंपनी बनाई जाए। यही आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। हाँ, और फिर ठीक एक साल बाद 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक रॉयल चार्टर जारी किया। ये चार्टर मतलब एक शाही इजाजतनामा था, जिसने कंपनी को 15 साल के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार दे दिया। एकाधिकार मतलब सिर्फ यही कंपनी व्यापार कर सकती थी इंग्लैंड से? जी हाँ, बिल्कुल, कोई और ब्रिटिश कंपनी नहीं। तो इसने कंपनी को एक आधिकारिक पहचान और कह सकते हैं एक बड़ी ताकत दी शुरुआत में। लेकिन ये तो सिर्फ 15 साल के लिए था। कमाल की बात है कि 1609 में सम्राट जेम्स प्रथम ने इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। हाँ, यहीं से कहानी और गहरी होती है। अब उनके पास कोई समय सीमा नहीं थी। तो फिर भारत में उनका पहला कदम कहाँ और कैसे पड़ा? तो सबसे पहले वो पश्चिमी तट पर आए। कैप्टन विलियम हॉकिंस वो 1608 में सूरत पहुंचे और फिर 1609 में आगरा गए, जहां मुगल बादशाह जहांगीर का दरबार था। मकसद क्या था उनका? मकसद सीधा था, सूरत में एक फैक्ट्री मतलब एक व्यापारिक कोठी या गोदाम खोलने की इजाजत लेना। पर वहां तो पहले से पुर्तगाली थे ना, क्या ये आसान रहा? नहीं, बिल्कुल आसान नहीं था। पुर्तगालियों ने बहुत विरोध किया, तो शुरू में जहांगीर ने इजाजत नहीं दी। अच्छा। लेकिन फिर 1612 में एक अहम घटना हुई। कैप्टन थॉमस बेस्ट ने सूरत के पास समंदर में पुर्तगालियों को हरा दिया। ओह, लड़ाई हुई? हाँ, नौसैनिक लड़ाई। हाँ। और इस जीत ने जहांगीर को शायद ये सोचने पर मजबूर किया कि ये अंग्रेज भी ताकतवर हैं। इसका असर पड़ा होगा। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि 1613 में सूरत में एक स्थायी फैक्ट्री खोलने का शाही फरमान मतलब पक्की इजाजत मिल गई। तो सूरत में तो ठिकाना बन गया, लेकिन कंपनी की नजरें क्या सिर्फ सूरत तक थीं? नहीं, उनकी महत्वाकांक्षाएं तो बड़ी थीं। इसीलिए 1615 में सर थॉमस रो आए। वो जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में पहुंचे। उनका क्या एजेंडा था? उनका लक्ष्य बड़ा था, सिर्फ सूरत नहीं बल्कि पूरे मुगल साम्राज्य में व्यापार करने और जहां जरूरत हो फैक्ट्रियां खोलने का एक व्यापक अधिकार हासिल करना। और वो इसमें काफी हद तक सफल भी रहे। अच्छा, इसके बाद तो कंपनी ने तेजी से पैर पसारे होंगे। हाँ, विस्तार तेज हुआ। पश्चिम में सूरत के अलावा आगरा, अहमदाबाद, भड़ौच में फैक्ट्रियां खुल गईं। पूर्वी तट पर तो वो पहले ही 1611 में मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री खोल चुके थे। और दक्षिण भारत में? हाँ, दक्षिण में भी पहुंचे। 1639 में उन्होंने मद्रास को स्थानीय नायक से पट्टे पर लिया और वहां सेंट जॉर्ज किला बनाया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण गढ़ बन गया। और वो सुनहरा फरमान का भी जिक्र आता है। हाँ, वो 1632 में मिला था गोलकुंडा के सुल्तान से। उससे कंपनी को सिर्फ 500 पगोड़ा सालाना देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों पर बिना रोक टोक व्यापार की छूट मिल गई थी। बहुत फायदेमंद सौदा था ये। और बॉम्बे, उसकी कहानी तो और भी दिलचस्प है, सुना है। हाँ, वो तो है ही। 1668 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल की राजकुमारी से शादी में बॉम्बे द्वीप दहेज में मिला था। दहेज में? जी हाँ, और राजा ने इसे बस 10 पाउंड सालाना के मामूली किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। बस 10 पाउंड? हाँ, कंपनी ने इसकी अहमियत पहचानी और 1687 में सूरत की जगह बॉम्बे को अपनी पश्चिमी प्रेसिडेंसी का मुख्यालय बना दिया। तो सोचिए, दहेज में मिला एक द्वीप कितना अहम बन गया। अविश्वसनीय। पश्चिम और दक्षिण हो गया, पूरब यानी बंगाल में क्या चल रहा था? बंगाल में भी उन्होंने अपनी जगह बनाई। 1651 में बंगाल के सूबेदार शाह शुजा, लेकिन एक बड़ा पड़ाव आया 1698 में। तब कंपनी ने सूबेदार अजीमुशान से सुतानुटी, कालिकाता और गोविंदपुर, इन 3 गांवों की जमींदारी खरीदनी। जमींदारी? जी, मतलब लगान वसूलने का हक? हाँ, बिल्कुल। और इन्हीं 3 गांवों को मिलाकर जॉब चार्नॉक ने कलकत्ता शहर की नींव रखी। वहीं पर फोर्ट विलियम किला बनाया गया और चार्ल्स आयर इसके पहले प्रेसिडेंट बने। और यही कलकत्ता फिर राजधानी बना? जी, 1774 से लेकर 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता ही रहा। अच्छा, और फिर वो 1717 का मशहूर फरमान जिसके बारे में काफी कहा जाता है। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण था। मुगल बादशाह फर्रुखसियर का फरमान। कहते हैं इसे हासिल करने में एक अंग्रेज डॉक्टर विलियम हैमिल्टन का हाथ था, जिन्होंने बादशाह के किसी मर्ज का इलाज किया था। अच्छा। हाँ। तो इस फरमान में ऐसा क्या खास था? इसने तो कंपनी को बंगाल में लगभग खुली छूट दे दी।
सिर्फ 3,000 रुपए सालाना देने के बदले कंपनी बिना कोई और टैक्स या चुंगी दिए बंगाल में आजादी से व्यापार कर सकती थी। सिर्फ 3,000 रुपए में? हाँ, इतना ही नहीं, कंपनी को अपने सिक्के ढालने का और व्यापार के लिए दस्तक जारी करने का अधिकार भी मिल गया। दस्तक एक तरह का पास था जिससे कंपनी का माल बिना रोक टोक आ जा सकता था। ओह, इसीलिए शायद ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा है। बिल्कुल सही। ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसने कंपनी को अभूतपूर्व व्यापारिक सहूलियतें दी। लेकिन इसके कुछ नकारात्मक परिणाम भी हुए होंगे शायद, खासकर वो दस्तक वाली बात। हाँ बिल्कुल, ये दस्तक का अधिकार आगे चलकर बड़े विवाद की जड़ बना। कंपनी के कर्मचारी अपने निजी व्यापार के लिए भी इसका गलत इस्तेमाल करने लगे। वो अपना माल भी बिना टैक्स दिए निकालने लगे, जिससे बंगाल के नवाब को भारी राजस्व का नुकसान होता था। यहीं से टकराव की शुरुआत हुई होगी। जी, ये कंपनी और नवाब के बीच तनाव का एक बड़ा कारण बना। इसने कंपनी को नवाब के अधिकार क्षेत्र में ही एक तरह की समानांतर सत्ता बना दिया था। उस दौर में, मतलब 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक, कंपनी मुख्य रूप से भारत से क्या ले जा रही थी? मुख्य चीजें थीं कपास, रेशम का कपड़ा, कच्चा रेशम, अफीम और शोरा। शोरा यानी सॉल्ट पीटर, जो बारूद बनाने में बहुत काम आता था। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें, लगभग 125 सालों में ये कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, हाँ, उसने धीरे धीरे फैक्ट्रियां बनाई, फिर किले बनाए, स्थानीय शासकों से यहाँ तक कि मुगल बादशाहों से भी खास रियायतें हासिल की और बम्बे, मद्रास, कलकत्ता जैसे बड़े और महत्वपूर्ण शहरों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। बिल्कुल सही। ये जो शुरुआती व्यापारिक सफलताएं थीं और जो रियायतें उन्हें मिलीं, वो सिर्फ आर्थिक फायदे तक ही सीमित नहीं रहीं। अनजाने में ही सही, लेकिन इन्होंने उस नींव का काम किया जिस पर आगे चलकर कंपनी ने अपना राजनीतिक और सैन्य दबदबा कायम किया। व्यापार के बहाने आई खामे और सत्ता की ओर कदम बढ़ गए। हाँ, कह सकते हैं कि व्यापार के रास्ते से ही सत्ता का रास्ता खुला। ये वाकई सोचने वाली बात है। अगर उस शुरुआती दौर में मान लीजिए जहांगीर ने या गोलकुंडा के सुल्तान ने या फर्रुखसियर ने ये महत्वपूर्ण फरमान और रियायतें देने से इनकार कर दिया होता, या फिर जो दूसरी यूरोपीय शक्तियां थीं या स्थानीय ताकतें थीं, उन्होंने इस बढ़ती हुई विदेशी मौजूदगी का ज्यादा सख्ती से मुकाबला किया होता, तो भारत का इतिहास किस दिशा में जाता? बिल्कुल, क्या तस्वीर कुछ और होती? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इतिहास में अगर मगर की गुंजाइश तो हमेशा रहती है, लेकिन ये सच है कि इन शुरुआती रियायतों ने कंपनी को वो बढ़त दी जिसकी शायद उन्हें खुद भी उम्मीद ना रही हो। अगर आपको ये ऑडियो पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो आप इसे ही और ऑडियो पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।